चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. अब तक हम डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव सीन 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन के आंसर किए. थर्ड वाले के 2 पार्ट थे. इसमें पहले पार्ट में हमने देखा कि यूनिट्स क्यों नेसेसरी हैं, यूनिट सिस्टम क्यों चाहिए, सिस्टम होते क्या हैं, कंपैरेबल मतलब कंपैरेटिव स्केल पे भी देखा उनको कि किस सिस्टम में कौन सी क्वांटिटी किस यूनिट में मेजर होती है. देन वी सॉ व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, कैसे उसको फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी में हमने सेग्रीगेट किया. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी अभी अभी वो रिमेनिंग है. मतलब मेरा फोकस ये है कि मैं पहले फोर्थ वाले पॉइंट के 2 पार्ट हैं या शायद 3 पार्ट होंगे, ये तीनों एप्लीकेशन है, समझाता हूँ क्या है, खत्म करेंगे. उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज दी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, वो मैं उठाने वाला हूँ. मेरा फोकस ये है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर मैं आपको एंगल के कन्वर्जन, मैक्सिमम वैल्यू एंड उसके लिए असर्शन रीजन में एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत प्रोमिनेंट है, वो चाहिए, वो डिस्कस करना है. तो ऑब्वियसली बात है वो वाला पॉइंट मैं तभी उठाऊंगा जब मैं ये सारी बातें कर चुका हूं. तो डोंट वरी, चैप्टर को जब मैं ब्रेक कर रहा हूं तो मेरा फोकस है मैं यूनिट्स वाले पार्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर करूं ताकि वो पूरा पार्ट अपने को समझ आए. बट यही है कि आप कोई पोर्शन देखेंगे, कोई वीडियो देखेंगे और कोई छोड़ देंगे तो इस तरीके से वो सेंस टॉपिक का नहीं बनने वाला. गेट दिस फर्स्ट. चलिए, तो हम यहाँ पे व्हाट आर द एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं और इससे पहले हम क्या बात कर चुके हैं. तो हमने जस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन लिए जहां पे हमने ये देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज डायमेंशनल एनालिसिस, ये अपन ने देखा. ठीक है, इस केस में. और अब हम ये मतलब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, बिकॉज फर्स्ट में मैंने रूल्स बताए और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स वहां पे लिए, बट वो प्रोमिनेंट या इतना ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि वो जो मैं मतलब पहुंचाना चाह रहा हूँ अब तक वो परफेक्टली पहुंच रहा है, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट भी लिया. ऐसे ही थर्ड वाले पार्ट में देखते मतलब सॉरी फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखते हैं कितना पार्ट रिक्वायर्ड होगा. वो लेक्चर देखिएगा, आगे पीछे भगा रहा हूँ, उससे कंफ्यूज मत हो. तो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. पहला एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन. ये इसका पहला एप्लीकेशन है कि आप किसी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं. जैसे अभी आप याद करिए, हमने एक क्वेश्चन करते टाइम इस वाले सवाल को, ये जो सवाल था इसमें एक रुकना, हाँ, ये बात मैंने निकाली थी कि अगर कोई इक्वेशन हमें गिवन है तो अगर वो इक्वेशन सही है तो LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशनली RHS. अरे LHS RHS न्यूमेरिकली सेम नहीं होने चाहिए, वो एक अलग बात है, वो बात पे छोड़. जो निकाल रहे हो वो सेम होगा तभी लिखा है ना. बट अभी किसकी बात हो रही है, न्यूमेरिकल सेम मतलब क्या हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं कि हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं. डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो डायमेंशनली LHS शुड बी इक्वल टू RHS. ऐसी इक्वेशन को ही आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसी इक्वेशन को आप यूज कर पाएंगे. लेकिन अब क्या है, अब उसको यूज नहीं करना है, अब चेक करना है वेदर इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट या करेक्ट. कंसिस्टेंसी मतलब करेक्ट, उसी का मीनिंग यही है, करेक्टनेस चेक करना है, करेक्ट है या नहीं, वेदर दैट इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट. ठीक है. सेकंड एप्लीकेशन है कन्वर्जन. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कोई प्लेन के पार्ट्स बना रहा है, अब वो डिफरेंट सिस्टम, अलग अलग देशों से अलग अलग पार्ट आ रहे हैं. बोइंग बना रहा है इंजन, कोई विंग बना रहा है, ठीक है, कोई उसका क्या बोलते हैं कॉकपिट बना रहा है, कोई चेयर बना रहा है, अब ये सब बना रहे हैं भाई. कोई नट बोल्ट बना रहा है, कोई वायर बना रहा है, फ्रेम बना रहा है, बहुत कुछ है. तो अलग अलग कंट्रीज में ऐसा मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक पॉइंट पर लाएंगे उसको असेंबल कर देंगे. अब द थिंग इज कि जब आप उसको असेंबल कर देंगे एक जगह पर लाकर तो असेंबल होना चाहिए ना, नट और बोल्ट फिट होना चाहिए. नहीं घुमाते जाए जिंदगी भर, घूमता रहे तो घूम जाएंगे आप भी. प्लेन बना रहे हैं भाई, प्लेन में छोटे छोटे इंपरफेक्शंस को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि हवा में एक्सीडेंट जाना ही है. ट्रेन जैसा नहीं कि पॉसिबिलिटी वाली बात है, समझे. तो बहुत क्रिटिकली और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ डील करना पड़ता है. सिक्योरिटी बोल रहा हूं, वो भी करना पड़ता है ऑब्वियसली. ठीक है, वी नो. चलिए, तो कन्वर्जन इज अ सेकंड फैक्टर जहां पे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अपने वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे. और थर्ड है टू एस्टैब्लिश रिलेशंस, यानी एक डिराइव्ड क्वांटिटी को विल बी कनेक्टिंग विद अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज. हमने ये तो सीखा कि डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट के बेसिस पे कैसे लिखते हैं. कहीं ना कहीं हम अगर हमें फॉर्मूलेज गिवन हो, अभी मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा ना, देन यू विल गेट मतलब आप बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो जाएंगे फिर. तो मैं ये कह रहा हूं कि आप एस्टैब्लिश रिलेशन का मतलब क्या है, जब आप डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटी से कोरिलेट करते हैं तो वो एक नया चीज हो गया जो डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है. तो वो सीखना पड़ेगा. कैसे, दिखाता हूं. तो हम सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन से शुरू करते हैं. ठीक है, विल स्टार्ट विथ फर्स्ट एप्लीकेशन. चलिए,
फर्स्ट एप्लीकेशन जो शुरू कर रहे हैं, और पहला एप्लीकेशन क्या है? टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है भाई, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन, कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। और जैसा मैंने कहा कि मैं इस वाले लेक्चर के हो सकता है, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हो सकता है मैं 3 पार्ट में तोड़ दूं, छोटे छोटे। मेरा फोकस यही है, ओवर बर्डन नहीं लगना चाहिए, और इतने स्मॉल स्टेप्स में तोड़ दो कि अगर रोज तुमने 4-5 सवाल भी करके 4-5 क्वेश्चंस भी आंसर किए तो ये काफी कंटेंट आगे बढ़ चुका होगा, एंड यू विल नॉट इवन नो। ठीक है, तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने का मीनिंग क्या है? मान लीजिए एक इक्वेशन है, ठीक है, मैं उसको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। मैं जानबूझ के इसी पॉइंट से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। अब इसमें m का मतलब है मास, v का मतलब है वेलोसिटी, और k इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो यानी हमें यहां पर मास, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का एक एस्टैब्लिश्ड रिलेशन है, जो आपने 10वीं 9वीं कक्षा में ऑब्वियस सी बात है यूज किया होगा, होपफुली, ठीक है, अगर पढ़ रहे थे तो यहां जो रिलेशन लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² का, मास, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी को अपन ने कोरिलेट कर दिया। अपन ने क्या कोरिलेट किया? वो पहले से पता था, यूज कर रहे थे। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये सही है कि नहीं, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं? तो मैं ना बिना सोचे एक वर्ड लिखता हूं बाजू में, यही जो मैंने आपको बोला कि फिजिकल करेक्टनेस, फिजिकल सिमिलरिटी से बताऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है ये फिजिकली करेक्ट है, दिस इज अ फिजिकली करेक्ट इक्वेशन। क्यों फिजिकली करेक्ट है, क्यों मैं इतना श्योर हूं? पहली बात तो फिजिकल करेक्टनेस है क्या? जब आप किसी इक्वेशन को यूज करते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज करते हैं, देन यू कॉल इट एज अ फिजिकली करेक्ट वन, बिकॉज यू आर यूजिंग इट। अरे हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नींद में भी कोई जगह के पूछे, कौन कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी कोई पूछे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, मास और वेलोसिटी से लिंक करें। 10वीं क्लास तक तो इतना तो अपने को पता है, 10वीं क्या 11वीं 12वीं में भी यही है काइनेटिक एनर्जी। हाँ निक, हो सकता है सिचुएशन में कुछ वेरिएशन, मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली डिमांडिंग कर दे, बस वेलोसिटी वेरिएबल कर दे, वो छोड़ो सब। तो फिजिकली करेक्टनेस, फिजिकल करेक्टनेस या फिजिकली करेक्ट होने का क्या मतलब है? फिजिकल करेक्टनेस एंड फिजिकली करेक्ट होने का क्या मतलब है? उसका मीनिंग है दैट द इक्वेशन इज बीइंग यूज्ड, प्रिवेलेंट है, मार्केट में फैला हुआ है, इसका मतलब सही है, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकली करेक्ट। या तो मैथमेटिकली निकाला हो, अगर कोई इक्वेशन आपने डेवलप किया, इंटीग्रेट किया, या कोई इक्वेशन आपने सॉल्व करके निकाली है, बनाया है उसको मैथमेटिकली, तो भी वो फिजिकली करेक्ट है। अरे मैथ से निकला है भाई। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। यानी अभी हमें चेक क्या करना है? व्हाट वी वांट टू चेक, वी वांट टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। हमें क्या चेक करना है? वी वांट टू, सॉरी क्या हो गया भाई, हाँ, हमें क्या चेक करना है? वी वांट टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस और द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। तो हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना चाहते हैं। फिजिकल करेक्टनेस कैसे पता चलती है? आइदर यू मैथमेटिकली ऑब्टेन द रिलेशन और यू यूज इट, बार बार यूज किया तो सही होगा तभी। अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन है 9वीं कक्षा में पहली बार कोई सुनता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो यूज करने से पहले बोलता है कि सही है कि नहीं, चेक करके बताओ। अबे यूज करते हो, खत्म करते हो। तो फिजिकल करेक्टनेस या तो यूज किया हो, आपके केस में आप हर इक्वेशन डिराइव करने बैठ जाओगे क्या? हाँ करोगे 2 साल के सिलेबस में, तो आपको पता होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फिजिकल करेक्टनेस अभी नहीं सीखना है, 2 साल में सीखना है या 1 साल में, जिस मतलब डिपेंड करेगा ड्रॉप लिया है कि 11th में है 12th में है, डिपेंड करेगा भाई प्रोबेबिलिटी। तो फिजिकल करेक्टनेस चेक करने के लिए 2 तरीके हैं, मैथमेटिकल वे ऑफ डिराइविंग दैट फंक्शन या इक्वेशन, एंड सेकंड यूज हुआ हो। लेकिन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए तो अभी इस चैप्टर में बात होगी, वही तो फोकस है इसका। तो मुझे बताओ इस इक्वेशन में डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है कि नहीं, तो चेक करते हैं। अच्छा सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो सब हर, देखिए फिजिक्स में जब एंटर कर गए हैं तो फिजिक्स का मतलब ये है प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन लगाने हैं अपन को, कुछ भी हो जाए, ठीक है। टाइम है, हाँ बहुत है अभी, ठीक। तो अपन फोकस ये करेंगे कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाएं। तो अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ाते टाइम, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, क्वेश्चन के ऊपर फोकस्ड हूं, जो मुझे आंसर करना है, इस केस में जैसे ये वाला क्वेश्चन है मेरा, मैं इस पे फोकस्ड हूं, तो मुझे ये आंसर करना है, तो मैं उतना ही लूंगा ना, ये थोड़ी बैठ जाऊंगा कि जो एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है। तो मुझे जब वीडियोस बन गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया, देन आई थिंक कि अभी ये वाला क्वेश्चन बाकी है, वो वाला बाकी है, ये बाकी है, वो, और उसके लिए मैं 30 जो आपके 33-34 साल का जो कंटेंट है, एवरेज के फॉर्म में बात कर रहा हूँ, नीट और जेई में, ठीक है, वो यूज कर रहा हूँ।
एनसीईआरटी इज द बेसिस एंड और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होने चाहिए ताकि एग्जाम पैटर्न अपने को पंगा ना दे। तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो एक सबसे सिंपल डेफिनेशन है फोर्स इज इक्वल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें वर्क मतलब वर्क क्या, वही एनर्जी, बेसिक डेफिनेशन में सब बोले तो वर्क, एनर्जी, चेंज इन एनर्जी सब क्या है, सेम है। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। अच्छा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू डी। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2 और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, m1 l2 t-2, m1 l2 t-2, पावर ऐड हो गई, बेस सेम था। तो यानी जब भी काइनेटिक एनर्जी लिखा हो, पोटेंशियल एनर्जी लिखा हो, एनर्जी लिखा हो, वर्क लिखा हो, हर जगह डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी m1 l1 t-2। सही है ये, अबे गलत है बे। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा मैंने अभी, फोर्स का। अभी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिला, एनर्जी का बाबू। तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m1 l2 t-2, डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2। अच्छा, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा अपन ने m1 l2 t-2, m1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम, और ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ले आए। अच्छा, ये पहली बार होगा जहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, यूनिट से नहीं लिख दे रहे हैं, सीधा यूज कर रहे हैं। जैसे मैं चाहता तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन से भी निकाल सकते थे। यू कुड हैव सॉल्व्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स यूजिंग मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत सारे तरीके हैं, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एक्सेलरेशन को डिवाइड कर दो, मतलब और फर्दर ब्रेक कर दो। तो फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के तरीके बहुत सारे हैं। आइदर यू सॉल्व इट फ्रॉम एन इक्वेशन और यू जस्ट ऑब्टेन इट फ्रॉम दी यूनिट, जो यूनिट उसकी गिवन है। अगर फंडामेंटल फॉर्म में उसकी यूनिट गिवन है तो यूज कर ले सीधा सीधा, या तो कैलकुलेट कर। तो पहली बार था। तो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, हीट हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एसआई सिस्टम के अंदर m1 l2 t-2 है। कैसे निकाला, बेसिक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। चलिए पीछे गए, यानी LHS जो यहां पर है काइनेटिक एनर्जी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 l2 t-2। ये हो गया LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आगे गए फिर से, और अब किस क्वांटिटी पे फोकस करना है, RHS पे। व्हाट इज द RHS, हाफ mv²। अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे, ये लिखा है, अब ध्यान से क्या, हर बार ध्यान से सुनेंगे, बट अभी थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा दे रहा हूं बस, ठीक है। स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा, बट ठीक है, चलिए विज्ञान नहीं, मेन फोकस पे। तो हाफ mv²। अच्छा, इसमें ये हाफ क्या है, 1/2, बहुत बढ़िया, 0.5 नहीं बे, ये है डायमेंशनलेस। दिस इज डायमेंशनलेस। क्या है ये, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है, याद है आपको मैंने क्या बोला था, डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी होता है, डायमेंशनलेस वेरिएबल भी होता है। तो 1/2 तो लिख दिया ना, इसका मतलब ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यानी दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट में इंक्लूड नहीं होने वाला, यानी इसको छोड़ देते हैं। तो डायमेंशनली कौन कौन इंपैक्ट करेगा इस रिलेशन को, मास और वेलोसिटी। अच्छा, तो हाफ mv² का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है तो हाफ तो छोड़ दीजिए, किस किस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, मास इंटू v² का। अच्छा, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला l1 t-1, बट उसका स्क्वायर है क्योंकि v² था। अच्छा, अब आप नोटिस करो, जब मैंने हाफ mv² लिखा तो हाफ इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है भैया और डायमेंशनलेस है, तो उसका कोई इंपैक्ट तो है ही नहीं। तो जब मैंने m और v का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा तो ये रहा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये रहा वेलोसिटी का, और वेलोसिटी स्क्वायर था इसलिए 2 लगाया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो m⁻1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। अच्छा, स्क्वायर करेंगे तो l2 t-2, फाइनल आंसर आएगा m1 l2 t-2। यानी वापस आओ, LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2, RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला, ध्यान देना, RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला है अगेन m1 l2 t-2। ठीक है, यानी दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। This equation is dimensionally consistent, reason being the LHS is equal to the RHS dimensionally। मैंने फिर से बोला, फिजिकल करेक्टनेस के बारे में नहीं कमेंट कर रहे हैं, अभी असर्शन रीजन में ये बात और प्रोमिनेंट तरीके से फिर से बोलता हूं मैं। तो यहां पे जब LHS और RHS डायमेंशनली सेम हो तो उनको हम बोलते हैं डायमेंशनली कंसिस्टेंट या डायमेंशनली करेक्ट।
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और नीट के या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑब्वियसली जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें कैसे कोई पूछेगा, निकालने बैठ जाए कौन सा सही है, हो भी सकता है, लीस्ट पॉसिबिलिटी वाली बात है भाई, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, ठीक है, जस्ट सी द प्रॉब्लम, एक मिनट पीछे चले गए, हाँ, जस्ट सी द प्रॉब्लम। अगर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर होता, या mv स्क्वायर बाय 4 होता, या -3/4 mv स्क्वायर होता, तो मुझे बताओ क्या ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट होता या नहीं, बताइए क्या ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट होता या नहीं। तो बिल्कुल होता, क्यों, क्योंकि यहां पे 1/4 डायमेंशनली कोई इंपैक्ट नहीं डालता, यहां -3/4 कोई डायमेंशनली इंपैक्ट नहीं डालता, बिकॉज दीज आर डायमेंशन लेस कांस्टेंट। और अगर ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है यानी इनका कोई इंपैक्ट इक्वेशन पे जनरेट नहीं होगा, यानी हर जगह डायमेंशनल फॉर्मूला mv स्क्वायर mv स्क्वायर से निकालेंगे, यानी फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी ये सब के सब डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट या करेक्ट है। तो दिक्कत क्या हुई, की क्या फायदा पढ़ने का, कि जब सब कुछ सही बता रहा है तो यूज क्या करें। अरे कोई बात नहीं, अभी सिर्फ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी पता चली, करेक्टनेस पता चला, लेकिन फिजिकल करेक्टनेस तब पता चलेगा या यूज हो रखा या मैथमेटिकली डिराइव्ड हो। तो मुझे बताइए क्या ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तीनों, हाँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब एक लिमिटेशन निकल के आ गई। लिमिटेशन क्या है कि जब आप इक्वेशन के अंदर नेगेटिव साइन, एडिशन, ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, इन सबको जब इंक्लूड कर लेते हैं तो आपकी इक्वेशन डायमेंशनल कंसिस्टेंट है या नहीं वो तो पता चल जाएगी, बट फिजिकल करेक्टनेस का आइडिया नहीं लग सकता। तो लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन वहां आके फेल हो जाता है जहां पर साइन और डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स आर इंक्लूडेड, ठीक है, साइन और डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स आर इंक्लूडेड। फंस जाएंगे, फिर वहीं फंस गए अपने। जैसे एक एग्जांपल और एग्जांपल सोच, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। मान ले मैं लिखूं v इज इक्वल टू यू प्लस 280, या मैं लिखूं v इज इक्वल टू यू माइनस 280। मुझे बता इनमें से डायमेंशनली कंसिस्टेंट कौन सा होगा। आपने पहला यूज कर रखा है तो वो तो होना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि अबे जो फिजिकली करेक्ट है वो डायमेंशनली करेक्ट भी होगा। क्या बोला मैंने, जो फिजिकली करेक्ट है वो डायमेंशनली करेक्ट भी होगा, लेकिन जो डायमेंशनली करेक्ट है क्या वो जरूरी है फिजिकली करेक्ट हो। सुनना भाई ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज फिजिकली करेक्ट है इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट होगी ही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अबे जो यूज कर रहे हो वो डायमेंशन पे डिपेंड करेगी, सही होगी तभी तो यूज कर रहे हो ना, तभी तो इक्वेशन बनी है मैथ्स के हिसाब से वैसे। तो अगर कोई फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो पहला वाला डायमेंशनली करेक्ट है। क्या दूसरा वाला डायमेंशनली करेक्ट है? हाँ सर, दूसरा वाला भी डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही तो मल्टीप्लाई किया है और वो तो डायमेंशन लेस होता है। अच्छा, तीसरा वाला डायमेंशनली करेक्ट है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि -2 ही तो मल्टीप्लाई किया है, वो भी तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो वो भी डायमेंशनली करेक्ट है। क्या पहला वाला फिजिकली करेक्ट है? हाँ। क्या दूसरा वाला फिजिकली करेक्ट है? नो। क्या तीसरा वाला फिजिकली करेक्ट है? नहीं। तो डायमेंशनल करेक्टनेस इज द बेसिक रूडिमेंट्री चेक फॉर एन इक्वेशन। इसका मतलब ये नहीं कि वही हो गया। अबे ऐसा होता तो ये चैप्टर पढ़ा के बाकी पढ़ाते ही क्यों, यही खत्म। ये तो सिर्फ गैस वर्क है, लेमन ब्रिक है, एकदम लेमन की शुरुआत है, फंडामेंटल है। तो यहां पे लिमिटेशन ये है कि जैसे ही इक्वेशन के अंदर साइन या डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स इंक्लूड हो जाएं तो अब उसके डायमेंशनल करेक्टनेस को आप चेक कर भी लें, लेकिन वो फिजिकली करेक्ट हो या नहीं ये आप नहीं बता पाएंगे। तो किसी इक्वेशन में डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है तो ये श्योरिटी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट है, आप उसको यूज कर पाएंगे। हाँ, फिजिकल करेक्टनेस है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट सुन लें इसको। अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट, ध्यान देना, फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा ही होगा। बट अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, क्यों? मैंने बताया लिमिटेशन, डायमेंशनलेस कांस्टेंट इंक्लूड हो गए तो वो डायमेंशनल करेक्टनेस तो रखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि आप उसको इंक्लूड तो कर नहीं पाएंगे, साइन को इंक्लूड कर नहीं पाएंगे। तो सिर्फ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी आपके लिए बेसिक आइडिया दे पाएगी, पूरा नहीं। तो अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो 2 पॉसिबिलिटी है, वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, ठीक है, और वो फिजिकली
रॉन्ग भी हो सकता है, वो फिजिकली रॉन्ग भी हो सकता है। तो अगर कोई फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्टनेस श्योर है, अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और फिजिकली रॉन्ग भी हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो कि उसमें एक क्यों, क्योंकि लिमिटेशन है इसका लिमिटेशन क्या है, इस तरह के चेक का डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के चेक का लिमिटेशन क्या है, उसका लिमिटेशन है कि साइन और डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट। दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन सेकेंड और थर्ड वीडियो में होंगे, तो 4 के 3 पार्ट होंगे, ये 4 का फर्स्ट था, अब सेकेंड और थर्ड पार्ट बनाए जाएंगे जिसमें आपको सेकेंड एप्लीकेशन जो मैंने बोला वहां पर, सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन दोनों हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।